Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। बेटा आप सबको पता है कि गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? लंदन से की थी। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये साउथ अफ्रीका जाते हैं लॉ प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पर एक अजीब सी प्रैक्टिस इन्हें देखने को मिलती है जिसका नाम होता है अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। और किसको भी एस्टेब्लिश करते हैं बेटा? नटल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर ये इंडिया वापस आते हैं। जब ये इंडिया वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स इंडियंस को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। सच में अंग्रेज बहुत तरीक़ों से हमें परेशान करते थे। इंडिया में कोई भी सेक्शन सोसाइटी का ऐसा नहीं था जो ब्रिटिशर्स से परेशान नहीं था। तो गांधी जी ये देखते हैं यार भाई इंडिया में भी सब परेशान है, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर गांधी जी यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं। जैसे बिहार जाते हैं वो चंपारण, तो वहाँ पर ऑलरेडी किसान नील की खेती से इंडिगो से बहुत परेशान थे, तो वहाँ पर वो सत्याग्रह करते हैं। फिर खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं, अहमदाबाद में सत्याग्रह करते हैं। और बेटा ये तीनों ही सत्याग्रह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये 3 सत्याग्रह जो इंडिया के पॉकेट्स में गांधी जी करते हैं, इनकी सक्सेस से गांधी जी बन जाते हैं नेशनल हीरो। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे ना, तभी ही गांधी जी हीरो बन गए थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो कारनामे गांधी जी ने किए थे ना, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के थ्रू, कुछ किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हमें पता चल रहे थे। और गांधी जी का ग्रैंड वेलकम हुआ था इंडिया में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अब गांधी जी जब ये छोटे छोटे पॉकेट्स में भले वो चंपारण हो, खेड़ा, अहमदाबाद, यहाँ सत्याग्रह कर लेते हैं ना, तो गांधी जी को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद फिर गांधी जी स्टार्ट करते हैं मास मूवमेंट को। और मास मूवमेंट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो ये जो मूवमेंट थी एक तरीके से ये अंग्रेजों को घुटने पे लाने वाली थी, पर बीच बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये मूवमेंट्स को हमें विड्रॉ करना पड़ा। वो एक अपनी कहानी है, हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कुछ ईयर्स हैं जो आपको याद करने हैं। ऑल इन ऑल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। अच्छा, हम किस टाइम फ्रेम को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा? वो टाइम फ्रेम जो 1915 से स्टार्ट होकर 1947 पे ख़त्म होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो बेटा वो पीरियड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? 1914 में। और एंड कब होता है? 1918 में। तो ये जो टाइम पीरियड था बेटा, ये हम इंडियंस के लिए भी बहुत हार्डशिप वाला, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड था। डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, पर क्योंकि ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे तो हमें भी लड़ना पड़ा। और उस टाइम में जो इकोनॉमिक हार्डशिप हमने देखी बेटा, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। तो बेटा जो पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत वाला और वॉर के ख़त्म होने के बाद वाला भी, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत हार्डशिप्स होती हैं। किसके लिए? इंडिया के कॉमन पीपल के लिए। भारत का जो जो कॉमन पीपल है, नागरिक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है ड्यूरिंग द वॉर भी, एट द एंड ऑफ द वॉर भी, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती इस वॉर में लड़ाया जा रहा था। ठीक है, हमारे ऊपर नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे थे, फूड सप्लाई की प्रॉब्लम थी, तो हम अननेसेसरी सफ़र कर रहे थे। लड़ाई उनकी, सफ़र कर रहे थे हम बेटा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वॉर में एनॉर्मस इंक्रीज़ हुआ, किस में? डिफेंस एक्सपेंडिचर में। देखो, इंग्लैंड तो इतनी सी कंट्री लड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया जैसी बड़ी कॉलोनी इसको मिल गई है, तो वॉर एक्सपेंडिचर का जो खर्चा था वो हमसे निकाल रहे थे अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज के पास अब इतना पैसा नहीं बचा था, दुनिया भर में लड़ लड़ के उनका पैसा ख़त्म हो गया था, तो वो लोन ले रहे थे। ठीक है, तो लोन का रीपेमेंट करना है विथ इंटरेस्ट, इसके लिए वो हमारे ऊपर टैक्सेस को बढ़ा रहे थे। आज जो इनकम टैक्स आप जानते हो ना बेटा, सब ने सुना होगा इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है, इस इनकम टैक्स की शुरुआत ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुई थी। ये हार्डशिप हमारी लाइफ में क्यों आए? क्योंकि वॉर की वजह से इनॉर्मस इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जिसको मेंटेन करने के लिए अंग्रेज़ों को लोन लेना पड़ा। और लोन चुकाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो जो कॉमन मैन था
उसे कस्टम ड्यूटीज़ को पे करना पड़ रहा था, इनकम टैक्स को पे करना पड़ रहा था, और जो प्राइजेस थे गुड के बेटा वो भी लगभग डबल हो गए थे 1913 से 1918 के बीच में। 1913 से लेकर के 1918 के बीच में हर चीज़ का जो प्राइस था वो बेटा लगभग क्या हो गया था, डबल हो गया था। ठीक है। अब बेटा इतनी ही तकलीफ़ें हमारी काफ़ी नहीं थी, इसके अलावा क्या और हो गया, बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया की क्रॉप फेल कर गई। अब ऑलरेडी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्रॉप आपकी फेल कर जाए तो प्राइजेस और बढ़ जाएंगे, फूड की शॉर्टेजेस हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि अभी फूड की प्राइस डबल हो गई है, इस साल की फसल और फेल हो जाए तो क्या होगा, फूड प्राइसेस और ज़्यादा राइज कर जाएंगे। तो बिसाइड्स 1819 मतलब ये जो ऊपर पड़ा उसके अलावा 1819 में फिर 2021 में क्रॉप फेल हो गई इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, जिससे एक्यूट शॉर्टेज हो गई किसकी, फूड की, अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। फिर हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा एपिडेमिक या पैंडेमिक वो भी फैला 18 से लेके 20 तक, जिसने हमारे इंडिया के 18 मिलियन पीपल को ले गया। 18 मिलियन पीपल की डेथ होती है इन्फ्लुएंज़ा एपिडेमिक में, इन्फ्लुएंज़ा पैंडेमिक में, जो 1918 से 1920 तक चलता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे ऊपर इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, फूड के प्राइसेस डबल हो गए, ये तो प्रॉब्लम थी। बिसाइड्स इसके अलावा हमारी क्रॉप फेल हो जाती है 1819 में भी, 2021 में भी, तो सोचो प्राइस फिर कितने राइज हो जाएंगे। दूसरा 1918 से लेकर के 20 तक एक और बीमारी हमने झेली जिसका नाम था इन्फ्लुएंज़ा पैंडेमिक। इसने 18 मिलियन पीपल की जान ले ली और इंडियन पीपल की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब ये जो इन्फ्लुएंज़ा एपिडेमिक था, पैंडेमिक था, इसकी वजह से कॉमन पीपल की जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अमिस्ट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं के बीच में, अमिस्ट का मतलब होता है मध्य में, बीच में, इन सारी समस्याओं के बीच में एक नए लीडर का राइज होता है। ठीक है, एक नई आशा का राइज होता है। ठीक है, मतलब अब हम एंट्री कराएंगे किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो बेटा ये जो स्ट्रगलिंग मासेस थी ना, ये जो कॉमन पीपल इतना स्ट्रगल कर रहे थे, उनको एक नई आशा मिलेगी क्योंकि एक नए लीडर का राइज होगा होराइजन पर। होराइजन का मतलब आपको सब पता है, होरिजन का मतलब आपको पता है ना। तो होराइजन को आप स्काई लाइन बोल लो, क्षितिज बोल लो। इस क्षितिज पे एक नए लीडर का राइज होगा और जो स्ट्रगलिंग मासेस हैं उन्हें एक नई आशा दिखने लग जाएगी। और ये लीडर कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम पॉपुलरली बापू भी कहते हैं या महात्मा गांधी कहते हैं। पूरा नाम क्या है बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें हम बापू भी कहते हैं और महात्मा गांधी भी कहते हैं। हु कम्प्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरी तरह डोमिनेट किया। कब से कब तक, 1915 से लेकर के 1948 तक। और इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं द गांधीयन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के गांधीयन एरा की टाइम फ्रेम क्या है बेटा, 1915 से लेकर के 1948। 1915 से लेकर के 1948 का जो भारतीय इतिहास का समय है, काल है, उसे हम बोलते हैं गांधीयन एरा। ठीक। अब बेटा हम गांधी जी की अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को, कहाँ पर, पोरबंदर में। पोरबंदर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है बेटा, तो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ, गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर में 1869 को बॉर्न हुए थे कौन, हमारे महात्मा गांधी। इनके जो पापा थे, महात्मा गांधी जी के जो फादर थे, वो दीवान थे, कहाँ के, राजकोट स्टेट के। 1888 को ये इंग्लैंड गए। क्यों गए थे भाई इंग्लैंड, लॉ पढ़ने। इंग्लैंड लॉ पढ़ने गए थे हमारे गांधी जी। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया तो ये इंडिया वापस आए। फिर इन्होंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, है ना, लॉ प्रैक्टिस किया राजकोट में। फिर 1893 से 1914 तक इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। देखो पहले ये
लंदन गए, मतलब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर ये वापस इंडिया आए, राजकोट में प्रैक्टिस करने लगे। फिर 1893 से लेकर के 1914 तक इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में ये थे तो एक बार ये ट्रेन में जर्नी कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? डरबन टू प्रिटोरिया। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? डरबन टू प्रिटोरिया। और बेटा इस जर्नी में इनके साथ बहुत बुरा इंसिडेंस होता है, क्योंकि इन्हें फोर्सिबली फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि कि इनके पास एक वैलिड टिकट था। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई ये तो रेशियल इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो गलत बात है। और बेटा ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गांधी जी के साथ ही नहीं हो रहा था, जो भी इंडियन साउथ अफ्रीका में रहता था उसको ये सब झेलना ही पड़ता था। इंडियंस को अलाउ ही नहीं था कि वो ट्रैवल कर पाएँ यूरोपियंस के साथ। उन्हें इवन अलाउ नहीं था कि वो होटल्स में एंटर कर पाएँ, क्लब्स में एंटर कर पाएँ, जो किसके लिए बने हैं? यूरोपियंस के लिए बने हैं। तो ऐसे ही जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता था वो किसके लिए ही होता था? यूरोपियंस के लिए होता था। अब गांधी जी ने वहाँ के लिए टिकट तो ले ली, पर बीच में उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि वो तो रिजर्व्ड है किसके लिए? सिर्फ वाइट्स के लिए। बहुत सारे होटल्स ऐसे थे, बहुत सारे बीचेस ऐसे थे, क्लब्स ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको परमिट किया जाता था? यूरोपियंस को परमिट किया जाता था। और बेटा गांधी जी जल्दी ही वहाँ पर लीडर बन गए, जिन्होंने स्ट्रगल किया जस्टिस के लिए। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। मतलब गांधी जी एक तो लॉ ग्रेजुएट थे, है ना, उन्हें पता था कि भाई जो कुछ हो रहा है वो सही तो नहीं है। तो गांधी जी ने जल्दी ही कमान संभाल ली और स्ट्रगल करने लगे कि उसके लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, कि भाई हम इंडियंस को, ब्लैक्स को आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हो। इस टाइम में कब से कब तक? 1893 से 1914 तक। 1893 से 1914 तक वो इंगेज्ड रहे हीरोइक स्ट्रगल में। मतलब एक अच्छा खासा नाम उन्होंने वहाँ पर भी कमा लिया था कि भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहा है। किस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो 1893 से लेकर के 1914 तक गांधी जी ने वहाँ पर भी बड़े कमाल किए और एक हीरोइक स्ट्रगल किया। किसके अगेंस्ट में? रेसिस्ट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। कहाँ की रेसिस्ट अथॉरिटीज़? साउथ अफ्रीका की। और अल्टीमेटली ये साउथ अफ्रीका की रेसिस्ट अथॉरिटी कौन थी? इंग्लिश, अंग्रेज, जो हमें परेशान कर रहे थे वही थे ये लोग भी। ही फॉर्म्ड नटल इंडियन कांग्रेस। इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस बनाई और जेल भी गए। जेल जाना ही पड़ा बेचारे को। फिर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। किसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट जो इंडियंस को वहाँ पर मिल रहा था। गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट में? डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में, जो वहाँ पर किसको मिल रहा था? इंडियंस को मिल रहा था। बेटा नॉन वायलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अहिंसा, है ना। मतलब किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, उसको बोलते हैं हम नॉन वायलेंट। फिर सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना, मतलब आज्ञा ना मानना, डिसोबे करना। तो शांति से डिसओबे करने को ही हम क्या बोलते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने ये मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट किया कि भाई आप इंडियंस के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जैसा आप कर रहे हैं। और बेटा गांधी जी ने पहली बात तो वहाँ पर वायलेंस नहीं किया। दूसरा, जितने भी काम वहाँ पर किए वो जो लॉ की लिमिट होती है ना, मतलब कानून के दायरे में रहकर किए। तो जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उससे गांधी जी की बात को सुनना ही पड़ा, ठीक है। और 1914 तक बहुत सारे अनजस्ट एक्ट को रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसके अगेंस्ट में? इंडियंस के अगेंस्ट में। मतलब बहुत सारे सुधार साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कर दिए। बेटा गांधी जी लॉजिक दिए, रीज़न दिए, तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को उनकी बात को सुनना ही पड़ा और सारे अनजस्ट एक्ट को उन्होंने 1914 तक रिपील कर दिया।
किसके अगेंस्ट में जो थे, इंडियंस के अगेंस्ट में थे। मतलब अब इंडियंस की लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो गई साउथ अफ्रीका में, और उसके लिए पूरा श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी जी को। थस इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, जब ये स्ट्रगल गांधी जी कर रहे थे तो उन्होंने एक टेक्निक को इवॉल्व किया, जिस टेक्निक को हम कहते हैं सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना मारपीट के जो रेसिस्टेंस आप करते हो, है ना, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस आप जो करते हो, उसी को क्या कहा, सत्याग्रह, जो ट्रुथ पे और नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। सत्याग्रह मतलब सत्य तो होगा, ट्रूथ तो होगा, और नॉन वायलेंस भी होगा, मतलब अहिंसा होगी, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो एक नई मेथड गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इवॉल्व की, जिसका नाम था सत्याग्रह, जो कम्प्लीटली बेस्ड थी ट्रुथ पे और नॉन वायलेंस पे। ट्रुथ बोले तो सत्य, नॉन वायलेंस बोले तो अहिंसा। गांधी जी वापस इंडिया आए, कब आए बेटा, जनवरी 1915 में आ गए। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स इन्होंने क्या किया, इंडियन सिचुएशन को प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ परखा, देखा, जाना, है ना। मतलब वो घूमते रहे इंडिया में, अलग अलग जगह जो लोग परेशान थे उनकी प्रॉब्लम्स को जाना, समझा, इंडियन सिचुएशंस को उन्होंने 4 साल समझा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1917 एंड अर्ली 1918, 1917 में, 1918 में ये इन्वॉल्व हुए 3 सिग्निफिकेंट स्ट्रगल्स में। चंपारण जो बिहार में चल रहा था, अहमदाबाद और खेड़ा जो कहाँ था, गुजरात में। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इन स्ट्रगल को स्ट्रेंथन किया महात्मा गांधी जी ने और यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। अब बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह को, जो कब हुआ, 1917 में। गांधी जी का ये ग्रेट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि सत्याग्रह को इंडिया में वो पहली बार कर रहे थे, है ना। तो सही था, सक्सेस भी मिली गांधी जी को इस सत्याग्रह में। तो गांधी जी को पहली सफलता सत्याग्रह में मिलती है, कहाँ पर, चंपारण में। कब, 1917 में। गांधी जी इज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वॉज एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है कंप्लीट होना। कब हुआ, 1917 में। कहाँ पर, चंपारण में। चंपारण कहाँ है बेटा, बिहार में है। और इसने एस्टेब्लिश कर दिया इस मेथड को, किस मेथड को, जिस मेथड में पैसिव एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस होगा, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी, लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, लोग पैसिव रहेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का जो पहला ग्रेट एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह को लेकर के, वो पूरा होता है बिहार के चंपारण में 1917 में। और ये एक ऐसी मेथड है जो अब अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है इंडिया में, जहाँ पर आपको एक्टिव नहीं रहना है, पैसिव रहना है ना, और नॉन वायलेंट बिहेव करना है, कितना भी कुछ भी हो जाए आपको हिंसा नहीं करनी है। बेटा जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे कहाँ के, चंपारण के, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे कौन, यूरोपियन प्लांटर्स। यूरोपियन प्लांटर्स शोषण कर रहे थे किसका, इंडिगो कल्टीवेटर्स का। वो कल्टीवेटर्स जो नील की खेती करते हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा शोषित कर रहे थे कौन, यूरोपियन प्लांटर्स। तो होता क्या था बेटा, जो नील है जिसको हम इंडिगो कहते हैं, उसकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं, और ये अंदर तक जितना भी न्यूट्रिशन, जो भी कुछ सॉइल में कंटेंट अवेलेबल होता है, उसको पूरी तरह ये यूटिलाइज़ कर लेती हैं। एक बार अगर आप किसी ज़मीन पर इंडिगो ग्रो कर लेते हो ना, तो वहाँ पर फिर राइस और वीट ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और किसान चाहते थे कि वो राइस और वीट को ग्रो करें, जिससे उनकी फूड की डिमांड पूरी हो, क्योंकि इंडिगो प्लांट करने से उन्हें बहुत कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो समझ में आया बेटा कि नील की खेती करने से किसान क्यों डरते थे, कि भाई प्रॉफिट भी उतना नहीं होना, हमारी ज़मीन भी ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर फिर हम चावल गेहूँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। पर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। दे वर बाउंड बाय लॉ टू ग्रो इंडिगो ऑन 328, जिसको हम 3 कतिया सिस्टम भी कहते हैं। आपको अपनी ज़मीन के इतने हिस्से पर तो इंडिगो बोनी ही है, ये तो कानून बना दिया था कि भाई ये कानून आपको मानना ही पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते थे, 3 कतिया सिस्टम ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट टू ब्रिटिश प्लांटर्स।
और उसी प्राइस पे बेचना है जो उन्होंने फिक्स किया। फिर से ध्यान से सुनो, 3 खतीय सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको आपका जितना भी लैंड एरिया है उसके 3/20th पार्ट पर इंडिगो ग्रो करना ही है। इसी सिस्टम को 3 खतीया सिस्टम कहते थे। और जो इंडिगो आप ग्रो करोगे उसको हर कहीं सेल नहीं करोगे, सिर्फ ब्रिटिश प्लांटर्स को ही सेल करोगे, और वो भी उस प्राइस पे जो उन्होंने फिक्स किया है। तो अंग्रेज़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे प्लांटर्स को। फिर इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि भाई आप आओ और हमारी प्रॉब्लम को समझो, देखो, हमारे लिए कुछ करो। पर बेटा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को तो पता था गांधी जी बड़ा नाम है भाई, एक बार आ गए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इन लोगों ने गांधी जी को इनवाइट तो किया कि भाई आप आओ, पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बैन कर दिया गांधी जी के एंट्री को कि भाई आप इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आओगे। ही ऑफर्ड सत्याग्रह एज अ रिजल्ट ऑफ विच, फिर गांधी जी ने बोला कि ठीक है आप लोग सत्याग्रह तो करो, है ना। और बेटा जब सत्याग्रह हुआ ना तो एक पूरी की पूरी इंक्वायरी बैठी, है ना। जब इंक्वायरी हुई कि भाई आप देखो कि ये लोग सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है पेजेंट्स की, तो पेजेंट्स की कंडीशंस को इंक्वायर करने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठी। दिस हेल्प्ड इन गिविंग द इंडिगो कल्टिवेटर्स सम रिलीफ, और यहाँ पर इंडिगो कल्टिवेटर्स को कुछ रिलीफ मिला। जो इंक्वायरी बैठी थी उसने सच में एनालाइज़ किया कि यहाँ पर किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर बेटा अब हम पढ़ेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। गांधी जी ने मिल वर्कर्स जो थे अहमदाबाद के उनको भी लीड किया, है ना। वो भी स्ट्राइक कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे थे मिल वर्कर्स, मिल ऑनर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि मिल ऑनर्स उन्हें हायर वेजेस नहीं दे रहे थे। उन लोगों ने बोला हम इतना काम करते हैं आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, पर अंग्रेज बोल रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मिल ऑनर्स जो थे उसमें से कुछ अंग्रेज भी थे, वो बोल रहे थे हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे आपकी सैलरी। तो अहमदाबाद में जब ये मिल वर्कर्स अपनी स्ट्राइक कर रहे थे तो गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया। व्हेन द वर्कर्स सीम्ड टू वीकन, जब वर्कर्स कमज़ोर दिखने लग गए, ही प्रोवाइडेड देम सपोर्ट, फिर गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है, बाय अंडरटेकिंग अ फास्ट। गांधी जी उनके साथ बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की। और इस भूख हड़ताल के परिणाम से, कॉन्सिक्वेंसेस से डर कर जो मेल ऑनर्स थे वो एग्री हो गए, चौथे दिन पर ही एग्री हो गए और कहा कि ठीक है हम वेजेस बढ़ा देंगे। कितना वेजेस बढ़ा देंगे, 35% तक वेजेस आपका बढ़ा देंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में हुआ क्या था, क्रॉप फेल कर गई थी, ठीक है, मतलब जो फसल होनी थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई। तो जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि बेटा वो लैंड रेवेन्यू पे कर पाते। अब गवर्नमेंट को ऐसी कंडीशन में लैंड रेवेन्यू वेव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, पर गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री नहीं थी। वो तो कह रही थी आप तो लैंड रेवेन्यू दो। अरे भाई जब मेरी इनकम नहीं हुई है, मेरी फसल फेल हो गई है, मेरी फसल ख़राब हो गई, मैं कैसे लैंड रेवेन्यू दूँ। तो बेचारे खेड़ा के जो किसान थे वो बस इतना बोल रहे थे कि इस साल का माफ़ कर दो, पर अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया पेजेंट्स को और वहाँ पर भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया। जो पेजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रेवेन्यू नहीं देंगे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मैटर को सेटल करना ही पड़ा, ठीक है। एक सेटलमेंट वहाँ पर हुआ कि भाई ठीक है चलो इस साल का आप मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकम गांधी जी फॉलोअर ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये गांधी जी के फॉलोअर इसी स्ट्रगल से बने थे। कौन से स्ट्रगल, खेड़ा सत्याग्रह से। अब बेटा गांधी जी ने जैसे ही ये 3 सत्याग्रह किए, कहाँ पर, चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स थे सत्याग्रह के, उसके थ्रू गांधी जी बहुत क्लोज आ गए थे किसके, मासेस के लोगों को जानने लगे थे, समझने लगे थे, लोग गांधी जी को जानने लगे थे, समझने लगे थे। बोथ द पेजेंट्स इन द रूरल एरियाज़ एंड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरिया के वर्कर्स हों, रूरल एरियाज़ के पेजेंट्स हों, दोनों ही गांधी जी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए थे, दोनों एक दूसरे को समझने लग गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश के साथ कॉपरेट कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने सपोर्ट किया किसको, ब्रिटिश को।
इवन जो गांधी जी थे उन्होंने भी गुजराती पेजेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग आर्मी को ज्वाइन करो। अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इस वॉर में आप अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर दो, ऐसा गांधी जी का कहना था किससे? गुजराती पेजेंट से। बट द इवेंट्स ऑफ 1990, पर 1919 में जहाँ हमें स्वराज मिलना चाहिए था, हमें इनाम मिलना चाहिए था इस चीज़ का कि हमने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, पर इवेंट सारे उल्टे पड़ जाते हैं। खिलाफत पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। फिर गांधी जी रोलैक्ट एक्ट पास कर देते हैं, फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो जाती है, खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह उल्टा पड़ रहा है, रोलैक्ट एक्ट पास हो गया है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई है। इन सब से गांधी जी को लगता है करारा झटका। गांधी जी का जो मोह था वो पूरी तरह भंग हो गया। डिसइल्यूनाइज्ड का मतलब ही होता है मोह भंग होना। गांधी सोच रहे थे अंग्रेज जीतेंगे, हमें आज़ादी मिलेगी, पर यहाँ गांधी जी के सपनों पर पानी फिर गया, उन्हें करारा झटका लगा, उनका मोह भंग हो गया। ही टर्न्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटर टू अ नॉन कोऑपरेटर। अब गांधी जी ने सोच लिया, बहुत कोऑपरेट करके देख लिया इनको, अब हम नॉन कोऑपरेट करेंगे। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अभी एक मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अंग्रेज़ों को सपोर्ट करके देख लिया हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कुछ नहीं हुआ, चलो अब हम नॉन कोऑपरेट करके देखते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन था वो एक वे था प्रोटेस्ट करने का, जिसमें हम अंग्रेज़ों के साथ या इविल डूअर के साथ, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी ने लोगों से, बेटा जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों से कहा कि आप फॉरेन गवर्नमेंट को असिस्ट मत करो, क्योंकि आप असिस्ट कर रहे हो, आप उन्हें हेल्प कर रहे हो, तो वो हमारे ऊपर रूल कर रही हैं। ठीक है, जहां हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा गांधी जी ने क्या कहा था? ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दो, तो 1 साल के अंदर तुम्हें स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, हम उन्हें ऐसे करते जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर रूल करते जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन विथ एविल, एविल बुराई के साथ नॉन कोऑपरेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना गुड को कोऑपरेट करना। गुड के साथ कोऑपरेशन जितना ज़रूरी है उतना ही जो एविल है, जो बुरा है, उसके साथ नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो एविल के साथ नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए, जबकि गुड के साथ आप कोऑपरेट करते रहो। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बेटा हम वो कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। पहला है रोलैक्ट एक्ट। तो बेटा एक सेडिशन कमेटी थी, इस सेडिशन कमेटी को हेड कर रहे थे कौन? जस्टिस रोलैक्ट। तो इनकी जो रिपोर्ट थी वो जैसे ही रिसीव होती है तो 2 बिल इंट्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम रोलैक्ट बिल्स कहते हैं। कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। फिर से ध्यान से सुनो, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 बिल इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है रोलैक्ट बिल्स। और ये बिल कब इंट्रोड्यूस होते हैं? जब एक प्रॉपर रिपोर्ट रिसीव होती है, किसके द्वारा? सेडिशन कमेटी के द्वारा। ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे कौन? जस्टिस रोलैक्ट। और इसीलिए इन बिल का नाम भी क्या रखा गया? रोलैक्ट बिल्स। और कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए बेटा? इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में। कब? फरवरी 1919 को। और ये जो बिल थे इनका पर्पस यही था कि ये जो ग्रोइंग अपसर्ज है, ये यहाँ वहाँ क्रांति, रिवोल्ट, रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोल देना, आज़ादी की बात करना, इन सबको कर्ब करना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए ये रोलैक्ट बिल्स आए थे। ये इनॉर्मस पावर देते थे गवर्नमेंट को। इनका बहुत अपोजिशन हुआ, इंडियंस ने लेजिस्लेचर में इन्हें अपोज किया, पर फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेचर ने, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इसे पास कर दिया। कब? मार्च 1919। हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे इन्होंने भरपूर अपोज किया कि भाई ये बिल नहीं आने चाहिए, पर वो बिल आ गए। और ये जो एक्ट था जिसे हम रोलैक्ट एक्ट कहते हैं, ये ऑथराइज़ करता था गवर्नमेंट को कि आप किसी को भी जेल में डाल दो, ठीक है, बिना ट्रायल के, और उसे कोर्ट में सज़ा भी दिलवा दो। इस वजह से हुआ क्या बेटा कि बहुत सारे जो हमारे लोग थे जो आगे पॉलिटिशियन बनने आने वाले थे, आज़ादी की बात करने वाले थे, उन्हें टाइम बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ा, क्योंकि इसमें तो वो किसी को भी उठा के जेल में डाल देते थे। 2 साल तक उसका कोई ट्रायल ही नहीं होता था और फिर कोर्ट से फाइनल उसे सज़ा भी मिल जाती थी।
बेटा अब हम देखेंगे कि रोलैक्ट एक्ट में क्या क्या था। तो रोलैक्ट एक्ट में होता क्या था, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता था, वो भी बिना वारंट के। इन कैमरा ट्रायल होता था। इन कैमरा ट्रायल मतलब प्राइवेटली आपका ट्रायल होगा, जहाँ पर कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा, कोई मीडिया नहीं होगा, जिसे ही हम कहते हैं ट्रायल इन सिक्लूशन, मतलब अकेले में, तन्हाई में ट्रायल। बेटा लोगों के मूवमेंट पे पूरी तरह रेस्ट्रिक्शंस थे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, ये भी रोलैक्ट एक्ट के अंदर था। इन कैमरा ट्रायल होता था, किसी को परमिट नहीं किया जाता था ट्रायल के टाइम पे, कोई मीडिया नहीं, अकेले में ट्रायल होता था। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था बिना वारंट के। सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का जो राइट था उसे भी सस्पेंड कर दिया था अंडर रोलैक्ट एक्ट। बेटा ये जो हेबियस कॉर्पस है ये एक रिट होती है, और इस रिट का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसे जज के सामने तो लेके आना है। पर जब रोलैक्ट एक्ट आया तो इस रिट को भी सस्पेंड कर दिया, इस राइट को भी सस्पेंड कर दिया कि अब व्यक्ति को जज के सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ बहुत गलत था इस एक्ट के अंदर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, ब्लैक एक्ट, अनजस्ट। बेटा ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे एक आघात था, सडन ब्लो था। ठीक है, सब कुछ हवा में उड़ा के ले गया ये एक एक्ट। क्या उड़ा के ले गया, हमारी एक्सपेक्टेशंस को। कौन सी एक्सपेक्टेशंस को, सेल्फ गवर्नेंस की। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि अब अंग्रेज हमें स्वशासन दे देंगे, बोलेंगे कि खुद से रूल करना स्टार्ट कर दो। इस सब को आघात लगा, हम भारतीयों की आशाएं निराशा में बदल गई। तो जैसे ये एक्ट आता है बेटा, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी सेल्फ गवर्नेंस की वो पूरी नहीं होती है। गांधी जी बार बार अपील करते हैं वाइसरॉय को कि भैया आप अपनी कंसेंट मत दो इस मेजर में, इस एक्ट के लिए। ठीक है, गांधी जी ने वाइसरॉय को कहा कि आप प्लीज़ इस एक्ट पे आप कुछ ना बोलें, इसे वापस ले लें, कि भाई ये जो उपाय हैं, ये जो मेजर्स हैं जो इस एक्ट में लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको अपनी कंसेंट नहीं देना है। ऐसा वाइसरॉय को किसने कहा, गांधी जी ने कहा। पर गांधी जी की जो अपील थी उसे बार बार इग्नोर किया गया, पूरी तरह इग्नोर किया गया। वाइसरॉय सोचे थे हैं गांधी जी चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देख लिया हमने, चुप रहो चुप रहो। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया सत्याग्रह को और चैलेंज किया गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए सत्याग्रह चलाने वाले थे कौन, हमारे गांधी जी। और बेटा ये जो रोलैक्ट सत्याग्रह था ये पहला ऐसा सत्याग्रह था जो ऑल इंडिया स्ट्रगल था। ठीक है, अभी तक तो कभी चंपारण में लड़ रहे हैं, कभी मील वर्कर के लिए लड़ रहे हैं, कभी अहमदाबाद में लड़ रहे हैं, पर ये एक ऐसा टाइम था जब ये ऑल इंडिया स्ट्रगल बना अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इसमें पूरा इंडिया इन्वॉल्व था। पर लार्जली ये कन्फाइंड था सिर्फ सिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। हम ये बोल रहे हैं कि अब तक जो भी गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे वो एक पॉकेट तक लिमिटेड थे, इसकी पैन इंडिया पहचान थी, पर ये सिटीज़ तक लिमिटेड था। अप्रैल 1919 को बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस और स्ट्राइक्स होती हैं पूरी कंट्री में, नंबर में स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं पूरे देश में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रूटल मेजर्स लेती है, और जितने भी ये एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल होते हैं ना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तुम लोग कर रहे होते हो उसको सबको दमन कर देती है, सप्रेस कर देती है। इनफैक्ट जो जलियांवाला बाग मैसेकर है उसके लिए जो ऑर्डर्स जनरल डायर देते हैं ना अप्रैल 13, 1919 को, वो भी रिप्रेशन का ही मेजर थे, अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का ही असर था। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो जितने भी एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल हो रहे थे इन सब के खिलाफ ब्रिटिशर्स को तो कुछ करना था, तो उन्होंने बढ़िया सप्रेसिव मेजर्स को अपनाया। जनरल डायर ने जो ऑर्डर दिया था अमृतसर में कि मार दो सारे लोगों को, ये भी इसी रिप्रेशन का एक पार्ट था। पर ये जो रोलैक्ट सत्याग्रह था इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, दिस वॉज द कॉल गिवन बाय महात्मा गांधी, जो हमेशा चाहते थे कि यूनिफाइड इंडिया हो, जहाँ पर सारे धर्म के लोग, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसीज हो, सब मिलजुल कर रहें। ये चाहते थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें हर केस में, पर वो केस जायज़ होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो हर जस्ट कॉज में सपोर्ट करें हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को।
बेटा मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।